वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू BAHIH। और आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं BHIC 106 का। तो इस चैप्टर 4 में हमें क्या देखना है, इसका टाइटल ही आप देख सकते हो कि यूरोपियन वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। और ये जो यूरोपियन वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी जो है वो 15th और 16th सेंचुरीज़ का है, यानी कि इसमें 15th और 16th सेंचुरीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें इंट्रो में क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि 15th सेंचुरी में यूरोप जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड के एज में आ गया था, है ना। और फिर उसके बाद वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में इंटर हो गया। इस पूरे इरा में आप देखिएगा कि इसमें फुल स्केल पे मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होगा और जोग्राफिकल डिस्कवरीज भी होगा। लेकिन ये जोग्राफिकल डिस्कवरी करेगा कौन? आइबेरियन पेनिसुला। आइबेरियन पेनिसुला क्या होता है? वो पोर्तुगाल और स्पेन, ये दोनों एक पेनिसुला के ऊपर है, इसीलिए इसका आइबेरियन पेनिसुला, मतलब स्पेन और पुर्तगाल इसमें आएंगे, ये दो कंट्री आएंगे। तो इससे क्या हुआ कि इनके द्वारा जब जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन किया गया, या इसके थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी मिल गया, ठीक है। वही लिख रहा है दैट लेड टू द फाइंडिंग्स ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इससे हमें मिला, और सिग्निफिकेंट एक्सपांसन इन अमेरिका। और इसके वजह से आपको अमेरिका हो या एशिया हो और अफ्रीका हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपांसन देखने को मिला, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर का खोज किया इन्होंने, ठीक है। फिर अब ये बताया जा रहा है आगे कि ये पोर्तुगीज़ और स्पेन थे जिन्होंने क्या किया कि ये न्यू सी रूट, ये जो नया सी रूट होगा, ये आपको अफ्रीका से गुजरता हुआ निकलेगा एशिया की तरफ, या ये न्यू सी रूट जो है वो ओल्ड वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। अब ये ओल्ड वर्ल्ड अमेरिका है, वहाँ तक आपको ले जाएगा, या तो वो साउथ अमेरिका हो या वो नॉर्थ अमेरिका हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्पेन और जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने इस डिस्कवरी को इंट्रोड्यूस किया, ये न्यू सी रूट का। इन्होंने वॉयजेस जो जर्नी हो था उसको इनकरेज किया, ओवरसीज जर्नी को। और उसके अलावा इन्होंने अर्ली कॉलोनियल एम्पायर्स भी फॉर्म किया था 15th सेंचुरी में और अर्ली 16th सेंचुरी में, ठीक है। उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि इसके बाद पोर्तुगीज़ और स्पेन के बाद फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स आए। अब ये जो नॉर्थ वेस्टर्न आपको यूरोपियन स्टेट्स थे, ठीक है, इनकी ये पुर्तगाल और स्पेन को ये फॉलो किए उसके बाद, ठीक है। तो इस क्रम में हुआ क्या कि आप इस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में शुरुआत तो पुर्तगाल और स्पेन ने किया, फिर बाद में बहुत सारे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स आएंगे। इस तरह 15 से 18 सेंचुरीज़ के बीच में ये जो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इंटेंसिफाइड हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और रिवेलरी हमें देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि ये जो ईरा था, इसमें इस ईरा को हम एक फिगर के द्वारा भी जानेंगे, और ये फिगर का नाम फर्डिनांड मैगलेन है। अब ये जो फर्डिनांड मैगलेन थे, इनका एक्सपीडिशन 1519 से 22 तक चला था, और ये पहले थे जिन्होंने अटलांटिक क्रॉस करके पैसिफिक ओशन तक पहुंचा था, और ये पहले थे जिन्होंने पूरे ग्लोब का चक्कर भी लगाया था, मतलब सेल द ग्लोब, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ये इंट्रोडक्शन में तो कुछ खास नहीं है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे 4.2। इसमें बताया गया कि वॉयजेस जो ये हो रहे थे, जो जर्नी एक्सपीडिशंस किए जा रहे थे, इसके क्या मोटिव थे, या ये जो एक्सपांसन हुआ आइबेरियन स्टेट्स द्वारा, ठीक है, इसको भी हम लोग को समझेंगे। यानी पुर्तगाल और स्पेन द्वारा जो एक्सपांसन हुआ और इस वॉयजेस के मोटिव क्या थे, इन दोनों टॉपिक को थोड़ा देखते हैं, इसमें समझते हैं। तो हमने देखा यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो हम बहुत सारे मोटिव्स हैं जिसकी वजह से यूरोपियंस जो थे वो आपको यूरोप ओवरसीज मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए, जो 15th और 16th सेंचुरीज का था, ठीक है। बहुत सारे मोटिव है। क्या क्या मोटिव है इसमें, तो ये बता रहा है कि देखिए, एक मोटिव तो यहाँ था कि इनको अपने नेटिव स्टेट, जो इनका करंट कंट्री था, जो स्टेट था, उसको मजबूत करना था, और अर्थ का क्या नेचर है, क्या शेप है, उसको भी फाइंड आउट करना था, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रेट वेल्थ, मतलब वेल्थ और रिसोर्स को प्राप्त करना था, यहाँ तक कि इस्लाम को भी अटैक करना था, एक ये भी था। या आपको जो स्पाइस ट्रेड था उसको भी कंट्रोल करना था, ट्रेड मोनोपोली वेनेशियन मर्चेंट का उसको तोड़ना था। खैर ये सब हम लोग बाद में आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एडम स्मिथ बताते हैं 1770 में कि अमेरिका का जो डिस्कवरी था, और ये जो रूट जो केप ऑफ गुड होप तक जाता है, केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में है, आपको अफ्रीका के सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे है। तो ये जो रूट जो केप ऑफ गुड होप तक जाता है, या जो अमेरिका का एक्सप्लोरेशन हुआ, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इस समय एक पूरा, मतलब कि आपको एक जोग्राफिकल ओवरव्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश
कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे पहले बताया है कि वेस्टर्न जो तुर्किश आपको जो पावर थे ना, वो आपको वेस्टर्न मेडिटेरियन से लेके इंडियन ओशन तक में फैले हुए थे। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इंडिया जो था वो साउथ ईस्ट एशिया को पहले ही मतलब उसने कॉलोनाइज कर लिया था और उसके अधिकांश ट्रेड को कंट्रोल कर रखा था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम्स जो थे इस समय साउदर्न एशिया में भी मिलेंगे और मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। मिडिल ईस्ट मतलब अरबियन पेनिसुला में, और साउदर्न एशिया का मतलब है कि इंडिया में भी इस समय आप देखिएगा कि इस समय दिल्ली सल्तनत होंगे या मुगल्स आने वाले होंगे, यही सब कुछ समय चल रहा है ना, नॉर्थ इंडिया में, या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, जहाँ भी आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप आगे देखिएगा ईस्ट के तरफ कौन थे, चाइनीज़ थे। तो इस टाइम के मतलब पूरे पावर्स कौन कौन से थे, इसके एक जोग्राफिकल मैप यहाँ पे थोड़ा प्रोवाइड किया। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ओवरसीज एक्सपांसन हो रहा था इसने यूरोप को लिबरेट किया, इसका जो साइकोलॉजिकल बैरियर था और जो जोग्राफिकल बैरियर्स था। जोग्राफिकल बैरियर्स कैसे, क्योंकि यहाँ पे तुर्किस का पूरा कंट्रोल हो गया था, यानी कि वो ट्रेड भी अब नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। क्योंकि जब लेवेंट के ऊपर कंट्रोल करेंगे, लेवेंट मतलब हम यहाँ बता सकते हैं कि लेवेंट जो होते हैं उसमें इज़राइल, ये ईस्टर्न मेडिटेरियन का एक पोर्शन होता है। ठीक है। मेडिटेरियन के ईस्ट भाग का एक पोर्शन है, और ये जो लेवेंट है इसमें आपको इज़राइल, जॉर्डन, ठीक है, लेबनन और सीरिया, ये सब जैसे कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि लेवेंट के वजह से जब लेवेंट कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद जो रेड सी के थ्रू जो गुड्स आते थे या जो लैंड रूट जा रहा था एशिया तक, वो सब बंद हो जाता है तुर्किस के आने की वजह से। इसीलिए यूरोप का एक बैरियर हो चुका था, जोग्राफिकल बैरियर्स आप कह सकते हैं, यानी कि यूरोप पूरी तरह से घिर चुका था। अब यूरोप को ये जो जोग्राफिकल बैरियर्स था इससे निकलने के लिए एक न्यू सी रूट की तलाश करनी थी। मेन हमें इसी के बारे में हमें देखना है। तो ये जो ओवरसीज एक्सपांसन हुआ इसने यूरोप को जोग्राफिकल बैरियर से इस प्रकार से निकाल दिया और उसको साइकोलॉजिकल बैरियर से भी निकाला। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रायर टू द 15th सेंचुरी, मतलब 15th सेंचुरी से पहले ट्रेड जो होता था ना वॉज अ मोनोपोली ऑफ द मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस एंड जेनुआ। ठीक है। यानी कि जो मर्चेंट्स जो वेनिस और जेनुआ के थे, ठीक है, वो ट्रेड मोनोपोली को एंजॉय कर रहे थे, उनके पास ट्रेड मोनोपोली था। और वो क्या करते थे कि वो मेडिटेरियन सी के थ्रू, ठीक है, एक वैरायटी ऑफ गुड्स को अपने साथ लाते थे। अब ये कौन कौन से गुड्स होते थे, या तो वो आपको स्पाइस हो जो कि एशिया में पाए जाते थे, ठीक है, और कॉटन क्लॉथ को लाते थे और सिल्क को लाते थे। हमने यहाँ पे फिर बात किया लेवेंट के थ्रू, हमने अभी लेवेंट के बारे में बताया कि उसी में ये ईस्टर्न मेडिटेरियन का एक तटीय इलाका है, ठीक है, जिसमें इज़राइल ये सब आते हैं, पैलेस्तीन जो भी है, आपको सीरिया, जॉर्डन, लेबनान ये सब है। ठीक है। तो इसी में ये लेवेंट के थ्रू इन सभी चीज़ों को लाते थे और मेडिटेरियन सी के थ्रू मतलब यूरोप के बाकी हिस्से में जाता था। ठीक है। यानी कि इनका एक ट्रेड मोनोपोली है। अब ये जो ट्रेड मोनोपोली होने की वजह से जाहिर सा बात है कि ट्रेड इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था। तो ये दूसरे को भी ये जो बातें थी कि ये ट्रेड मोनोपोली यानी कि ये ट्रेड काफ़ी लुक्रेटिव है ना, तो ये दूसरे को भी मोटिवेट कर रही थी ये ट्रेड मोनोपोली कि ये मोनोपोली को एक तोड़ा जाए। एक तो ये यहाँ पे मतलब कि एक मोटिव देखने को मिलेगा कि इनके ट्रेड मोनोपोली को तोड़ना एक मकसद होगा दूसरों के लिए, और एक था कि इस ट्रेड ये जो ट्रेड इतना प्रॉफिटेबल उसका हिस्सा बनना था। तो ये दूसरे को मोटिवेट कर रहा था कि वो भी इस लुक्रेटिव ट्रेड का हिस्सा बने। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम एक अलग तरह का फैक्टर्स बात करने वाले हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोटिव्स ऑफ अर्ली एक्सप्लोरेशन बाय द यूरोपियन सी वॉयजेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरोपियन सी वॉयजेस हुए थे, यूरोपियन सी वॉयजेस के द्वारा कुछ अर्ली एक्सप्लोरेशन किए गए थे, उनके मोटिव्स को जब हम समझेंगे तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स में देखने को मिलते हैं जैसे गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। अब ये गॉड, गोल्ड और ग्लोरी जो है ना, ये किस किस तरह के फैक्टर्स को आपको दिखा रहे हैं। गॉड्स का मतलब हो गया रिलीजियस फैक्टर है, गोल्ड का मतलब इकोनॉमिक फैक्टर है, ग्लोरी का मतलब पर्सनल फैक्टर है। ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे फिर आगे ये बता रहा है कि जो मेडिटेरियन का वो एरिया था जो स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका के बीच का था, स्पेन जो आइबेरियन पेनिसुला है और जो नॉर्थ अफ्रीका के बीच का जो मेडिटेरियन था उसको पहले इस्लाम के द्वारा कन्वर्ट किया गया था। फिर क्या होता है कि पोर्तुगीज़ के द्वारा जब क्यूटा का कैप्चर हो गया तब ये वाला इलाका पुर्तगाल में के पास आ गया, मतलब पोर्तुगीज़ के पास आ गया होगा, है ना। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये जो मेडिटेरियन था स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका के बीच का, इसको कन्वर्ट किया गया था इस्लाम। लेकिन कब तक इसको उन्हें कन्कर कर पाया, कब तक इसको ऑक्यूपाई कर पाए, जब तक कि पुर्तगाल के द्वारा क्यूटा का कंट्रोल नहीं किया गया जो 1415 में हुआ था। ठीक है। तो 1415 में पुर्तगाल ने क्यूटा को अपने हाथ में ले लिया या उसको कैप्चर कर लिया।
अब आगे हम लोग देखेंगे कि पोर्तुगीज़ ने क्या किया कि उन्होंने मैरीटाइम जो एक्सप्लोरेशन था, रिकॉन्सियंस मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, तो उन्होंने अर्ली ट्रांजेक्शन किया मैरीटाइम रिकॉन्सियंस में एंड अकम्प्लिश हर पार्ट इन द रिकनकिस्टा फ्रॉम द मूर्स। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ ने क्या किया, उन्होंने मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करके और अपने कुछ इलाके जो उन्होंने जीते, एकम्प्लिश्ड किया मतलब अचीव किया, वो भी रिकनकिस्टा में किया। अब रिकनकिस्टा हम लोग देखेंगे आगे क्या है, वो मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ की लड़ाई उसको बोलते हैं। और रिकनकिस्टा में अपने कुछ पोजेशंस था, अपने मतलब पार्ट को उन्होंने अचीव किया, लेकिन वो मूर्स से, मूर्स वही मुस्लिम इन्हेबिटेंट्स को कहते हैं, मुस्लिम के खिलाफ ही इस तरह से रिकनकिस्टा करके अपने पार्ट्स को प्राप्त कर लिया। फिर हम लोग आगे देख रहे थे कि ये जो मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ, ठीक है, ये जो फाइट चल रहा था मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ, इसको हम लोग रिकनकिस्ट कहते हैं। और ये रिकनकिस्ट जो था ना, ये कैथलिक्स जो क्रिश्चियंस थे उनके अमोंग एक कॉमननेस का एक सेंस को इंस्पायर कर रहा था, मतलब उसको प्रोवोक कर रहा था, मतलब एक कॉमनलिटी के सेंस को आपको क्या कर रहा था कि आपको इंस्पायर या उसको इनकरेज कर रहा था। यही हमें देखने को मिला अभी तक। ठीक है, तो हमने देखा कि पोर्तुगीज़ क्यूटा कंट्रोल कर चुका है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो अर्ली एक्सप्लोरेशन करके, मतलब कि आपको मूर्स से अपने पार्ट को प्राप्त किया रिकनकिस्टा में, और मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन में भी आप पोर्तुगीज़ ने अर्ली ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, यहाँ तक हमने आए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रिंस हैनरी जो थे ना, वो पुर्तगाल के थे और उनको बोलते हैं प्रिंस हैनरी द नेविगेटर। ठीक है, तो प्रिंस हैनरी के गाइडेंस में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात किए कि प्रिंस हेनरी के गाइडेंस में जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर कर लिया था। लेकिन उनका क्या एम था, एम यही था कि जो साउथ ऑफ सहारा से जो गोल्ड के सप्लाईज थे उसे कैप्चर करना था। और ये गोल्ड सप्लाईज जो होता था ना, जो साउदर्न सहारा से, वो मूर्स के वेल्थ का एक जरिया था, एक सोर्स था। ठीक है, और इस बहाने वो क्या कर सकते थे कि इस्लाम के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। यानी कि यहाँ पे दो मकसद एक साथ पूरा हो रहा है, दस मेकिंग टू मोटिव्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों मोटिव्स एक साथ काम करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि इस समय 15th सेंचुरी कैस्टाइल जो था, कैस्टाइल, ठीक है, वाज कंटेंटेड विद द एक्वाइजेशन ऑफ द कैनरी आइलैंड। और कैस्टाइल मतलब ये आपको किंगडम जो है ना स्पेन में है। ठीक है, स्पेन में उस समय था। तो 15th सेंचुरी में जो कैस्टाइल की किंगडम थी वो आपको कैनरी आइलैंड के एक्वाइजेशन में इन्वॉल्व थी, या उसके साथ वो डील कर रही थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। फिर हमने आगे देखा कि गॉड इम्प्लाइड फैक्टर्स, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गॉड, हमने गॉड, गोल्ड और ग्लोरी की बात किया था, उसी के गॉड फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो जो गॉड सजेस्टेड फैक्टर्स आप देख सकते हैं, गॉड इम्प्लाइड फैक्टर्स, स्पेशली यहाँ गॉड से रिलेटेड क्या फैक्टर बता रहा है कि ये जो आपको पता है कि क्रूसेड्स का हिस्ट्री, अब ये जो हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड एक होली वॉर होता है जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हमेशा से होते रहा है, मतलब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स आपको चल रहा था क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, ये हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड की वजह से भी न्यू सी रूट्स का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो गॉड के अलावा जो हमने गोल्ड पढ़ा था, यहाँ के गोल्ड डस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक मोटिव के साथ। ये इकोनॉमिक मोटिव को सर्व कर रहा है ऑफ एक्सप्लोरिंग दिस रीजन। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्थ अफ्रीका जो एक्सप्लोर किया गया है, मतलब जो साउथ ऑफ सहारा जहाँ की गोल्ड सप्लाई, तो उस रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिव बताया जा रहा है। फिर उसके अलावा आप देखिएगा ग्लोरी का क्या मतलब है। ग्लोरी तो भाई उनके लिए है ना जिन्होंने ये डिस्कवरी और वॉयजेस के टास्क को कंप्लीट किया है, जिन्होंने ये टास्क ऑफ डिस्कवरी और वॉयजेस को कंप्लीट किया, उनके लिए ग्लोरी हो गया। फिर यहाँ पे हमने आगे देखेंगे, इसमें बता रहा है कि जो पोर्तुगीज़ थे क्यूटा के कंट्रोल के साथ, कैप्चर के साथ, उनका जो क्रूसाइडिंग झील था, क्रूसाइडिंग झील में यही था कि इस्लाम के ऊपर अटैक करो और अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, मेन तो यही था। तो ये जो उनका क्रूसाइडिंग झील था ये अब स्ट्रगल का फॉर्म ले लेता है, और इसमें क्या किया जा रहा था, टुक द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल टू कैरी द क्रिश्चियन फेथ अलॉन्ग विद द यूरोपियन कॉमर्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें बताएगा कि ये जो है ना, इस स्ट्रगल में क्रिश्चियन फेथ को वर्ल्ड के दूसरे हिस्से, मतलब दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलाया जाएगा, जो कि यूरोपियन कॉमर्स के साथ ही होगा। ठीक है, बस ये हमने यहाँ तक देखा। फिर यहाँ तक हमने मतलब पूरी तरह से आपको रिलीजियस फैक्टर में क्रूसेड्स के बारे में देखा, क्रूसेड्स की वजह से कैसे क्रिश्चियनिटी को फैलाने की एक उत्साह दिख रही है, एक मोटिव दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इस ओवरसीज एक्सपांसन के थ्रू होगा या ओवरसीज एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही ये सब हो सकता था।
फिर यहाँ पे हमने एक और पॉइंट्स हमें देखना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहे थे, इकोनॉमिक प्रेशर्स जो इन कंट्रीज़ में चल रहे थे, जैसे पोर्तुगाल, स्पेन, ये सब में, या इनके कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी थे। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर तो था ही, इंटरनल पॉलिटिक्स और पर्सनल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे कि अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट के एक्सप्लोरेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अफ्रीका का जो अटलांटिक कोस्ट है उसका एक्सप्लोरेशन हुआ। ठीक है, फिर आपको क्या था कि इट वाज आल्सो टू डिफ्यूज़, और जब ये आपको अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका जब एक्सप्लोर हुआ तो इसकी वजह से पोर्तुगाल के अंतर्गत जो इंटरनल सिचुएशन जो था उसको क्या हुआ, उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल हुआ ये। ठीक है, या उसको डीएक्टिवेट कर पाया। ठीक है, क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सपांसन था इससे क्या हुआ कि नोबिलिटी को कुछ फैक्ट मिल गया, कुछ पॉइंट मिल गया जिसके ऊपर वो अपने अटेंशन दे सकते थे, मतलब नोबिलिटी का अपना अटेंशन डाइवर्ट हो गया वहाँ पे। ठीक है, मिलिट्री एक्सपांसन। और जो कॉमर्शियल एक्सपांसन उसके बाद होगा, उसने क्या किया, उसने रॉयल ट्रेजरी के पोजीशन को और भी स्ट्रेथन करेगा। ठीक है, कॉमर्शियल एक्सपांसन वुड स्ट्रेथन द पोजीशन ऑफ रॉयल ट्रेजरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आप देख सकते हो कि जो पोर्तुगीज़ का अचीवमेंट्स है ना, वो उनके डेलिब्रेट इंटेंशन से जुड़ा हुआ है, तक कॉन्फाइंड है या उससे जुड़ा हुआ है। तो पोर्तुगीज़ का अचीवमेंट उनके जो प्लांट इंटेंशन है उससे जुड़ा हुआ है। या तो ये पोर्तुगीज़ का जो इंटेंशन है वो तो रिलीजियस हो सकता है कि उनको क्रिश्चियनिटी फैलाना है या इस्लाम पे अटैक करना है, या तो इकोनॉमिक मोटिव हो सकता है। ठीक है, कि वेल्थ और रिसोर्स वहाँ से प्राप्त करना है अफ्रीका में या एशिया से प्राप्त करना है। या तो उनका एक और मोटिव ये हो सकता है कि यहाँ वेनेसियन मोनोपोली को ब्रेक करना है। ये वही वेनेसियन मोनोपोली जो हमने पहले पढ़ा था कि जो वेनिस और जेनुआ के जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, उनके पास ट्रेड मोनोपोली था, तो हमने बोला था कि उनको ब्रेक करना है। ठीक है, और अपने ट्रेडिंग बेस को इस्टेब्लिश करना है और जो एक्सप्लोरर है उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि पुर्तगाल का इतना छोटा सा साइज है और उसकी इतने मीजियर पॉपुलेशन, इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आप देख सकते हो कि उसकी अचीवमेंट्स कितने बड़े बड़े हैं। यानी कि उसके अचीवमेंट को कभी भी भूला नहीं जा सकता, उसे इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, ये क्योंकि पुर्तगाल का कंट्रीब्यूशन वाकई बहुत है यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस समय आपको ऑटोमान अम्पायर का भी राइज हुआ था, या जो कॉन्स्टेंटिनोपल या जो बाइजेंटाइन था उसका भी फॉल हो गया था, बाइजेंटाइन अम्पायर का, इन द हैंड्स ऑफ तुर्क्स। अब जब राइज ऑफ ऑटोमान अम्पायर हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखेंगे जो गुड्स आपको रेड सी से आ रहा था वो आना बंद हो जाता है, स्टॉप्ड कमिंग, और जो लैंड रूट टू एशिया था वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि डाइवर्स रूट के लिए जो क्वेस्ट था, जो सर्च था, उसको वो इनकरेज करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अलग तरह का यहाँ प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है कि देखिए इस समय ये भी हो रहा था कि जो स्पाइस ट्रेड था वो काफ़ी बढ़ रहा था, लेकिन मान लेते किसी भी चीज़ का व्यापार बढ़ता है तो उसमें तेज़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डिस्पाइट राइजिंग स्पाइस ट्रेड के बढ़ने के बावजूद भी प्राइसेस गिर रही थी। क्या कारण थे इसके? देखिए एक तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि तुर्क्स जो थे ना वो लेवेंट के ऊपर 16वीं सेंचुरी तक उनका कब्जा नहीं था, यानी उनने कनकर नहीं किया था। तब तक पोर्तुगीज़ आसानी से वहाँ पे सेलिंग करते थे, मतलब लेवेंट के आसपास दिखते थे। ठीक है, वहाँ से सामान भी लाते होंगे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ सप्लाई करते होंगे। ठीक है, और लेकिन अब और उस समय तुर्किश जो थे ना वो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस भी रिड्यूस करके रखे थे। ठीक है, तो बस इसी सब कारण की वजह से यहाँ पे बता रहा है कि स्पाइस ट्रेड तो बढ़ रहा था लेकिन प्राइस फॉल हो रहा था, क्योंकि टैक्स कम था और एक समय पोर्तुगीज़ भी उस समय सेल कर पा रहे थे, मतलब मोनोपोली नहीं था। तो फिर यहाँ पे ये बता रहा है द ड्यूल मोटिव फॉर इम्पेरलिज्म वाज आइडियोलॉजी और वेल्थ एप्टली एक्सप्रेस्ड बाय बर्नार्ड डायस। देखिए बर्नार्ड डायस ये बोलते हैं कि इम्पेरलिज्म के दो मोटिव थे, एक तो वेल्थ प्राप्त करना था और एक आइडियोलॉजी, अपना आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना था, इम्पोज करना था। अच्छा हाँ, एक और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स इन वेस्टर्न यूरोप वेयर दे कॉन्फ्लिक्टेड एज राइवल्स फॉर पावर्स एंड इनकरेज्ड एक्सपीडिशंस। यानी यहाँ पे बता रहा है कि वेस्टर्न यूरोप में इस टाइम में आपको नेशन स्टेट्स भी आ जाएंगे, और जैसे ही नेशन स्टेट्स आएंगे तो उनके बीच में पावर को लेकर काफ़ी स्ट्रगल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू करेंगे, एक राइवल, एक ओपोनेंट्स के तौर पे पावर के लिए, और इसी स्ट्रगल और इसी क्लैसेस में, इसी राइवल जब वो बन जाएंगे
जाएंगे, तो ऐसे में वो अपने एक्सपेडिशंस को इनकरेज करेंगे, काफ़ी बढ़ावा देंगे। और ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे आप देखिएगा कि यूरोपियन पावर्स जो है वो एंट्री पोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे, मतलब पोर्ट बना देंगे, वो भी जो कॉमर्शियल नेटवर्क के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, की पॉइंट्स पे। वो भी ये पोर्ट कैसा होगा, मिलिट्राइज्ड होगा, मतलब मिलिट्री बेस की तरह होगा। और इस प्रकार से वो अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी या सेटलमेंट को मतलब एक्सटेंड करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देखा। फिर हम एक और मोटिव के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है जो डेमोग्राफिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है, डैट हैज़ बीन द डेमोग्राफिक फैक्टर। इसमें क्या बताने की कोशिश किया है, देखिए बता रहा है कि 16th सेंचुरी के वक्त पूरे मेडिटेरियन जोन पे वहाँ पे पॉपुलेशन राइज हो रहा था। ठीक है, देयर वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी थ्रू आउट द मेडिटेरियन। यहाँ पे आप सेवाइल देखिएगा, सेवाइल ये स्पेन में एक जगह है, इस सिटी है। तो ये जो सेवाइल है वहाँ पे इमिग्रेंट्स जो थे वो हर जगह से आ रहे थे। ठीक है, और लिस्बॉन जो पुर्तगाल में है वहाँ पे भी आपको इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन राइज हो रहा है वो इमिग्रेंट्स की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि या तो वो लिस्बॉन हो या वो सेवाइल हो, हर जगह से आपको इमिग्रेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स का कॉन्स्टेंट फ्लो दिख रहा है। अब ये इमिग्रेंट्स आएंगे तो टाउन्स तो बढ़ेगा ही। तो ये जो टाउन्स एक्सपेंड हो रहा है इसने इटालियन मर्चेंट और इटालियन बैंकर्स, जो बैंकर्स थे, उसके अटेंशन को इसने अट्रैक्ट किया। तो ऐसे में जो ओवरसीज एक्सपेडिशंस होंगे अब वो लैंड और रिसोर्स ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जो रिसोर्स और लैंड ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में ओवरसीज एक्सपेडिशन ही उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसलिए भी ओवरसीज एक्सपेडिशन इंपॉर्टेंट देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि नॉर वाज देयर इमेंस प्रेशर टू लुक फॉर फूड। ठीक है, देखिए वहाँ पे फूड के क्वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि हाँ फूड की तलाश की जाए। अब ऐसे कैसे बताया गया कि वहाँ पर फूड के सर्च के लिए वहाँ पे इमेंस प्रेशर नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि वही बता रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका जो था वो तो एक ग्रेन प्रोड्यूसर था, जहाँ की पुर्तगाल ने उसे पहली बार उसे जो कॉलोनाइज किया था वो नॉर्थ अफ्रीका एक ग्रेन प्रोड्यूसर था। लेकिन बताया जा रहा है कि मोरक्को में, ठीक है, ग्रेन प्रोड्यूसर्स होने के बावजूद भी पोर्तुगीज़ आप देखिएगा, बट इन मोरक्को पोर्तुगीज़ वेयर मोर कंसर्न विथ लूट दैन फूड। मतलब फूड से ज़्यादा उन्हें लूट की चिंता थी पोर्तुगीज़ को, मतलब उन्हें फूड की चिंता थी ही नहीं। इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पे फूड के लिए कोई प्रेशर था नहीं ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से मतलब फूड ग्रेन प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी उस इलाके से लूट के बारे में ज़्यादा सोचना, ना कि फूड के बारे में, तो ये पोर्तुगीज़ ये चीज़ दिखा रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा कि जो अटलांटिक आइलैंड है वहाँ पे भी वीट पहले प्रोड्यूस होता था, लेकिन उसके बाद वीट के जगह अब यहाँ पे वाइन और शुगर का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है अटलांटिक आइलैंड में। फिर उसके बाद जो द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इन विच दैट दे वेयर डेफिशिएंट वाज द स्पाइसेस इंपोर्टेड फ्रॉम एशिया एट ह्यूज एक्सपेंस। लेकिन हाँ, उनके पास, ठीक है, फूड की तो कमी नहीं थी, शुगर और वाइन ये सब का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और लूट के बारे में वो ज़्यादा कंसर्न है, ये सब हमने देखा। लेकिन एक कुछ मसाले ऐसे थे जिसमें कि वो काफ़ी डेफिशिएंट थे, काफ़ी उनमें मतलब वो सब चीज़ें इनके पास नहीं होती थी या नहीं था इनके पास, तो वो था स्पाइसेस। ठीक है, अब ये मसाले इनके पास नहीं थी, इसमें वो डेफिशिएंट थे, ठीक है, इनकी कमी थी, तो इसको वो एशिया से इंपोर्ट करते थे बहुत ही ह्यूज एक्सपेंस पे। जाहिर सा बात है, क्योंकि अभी भी जो आपको रास्ता था जिसके थ्रू आपको एशियाटिक स्पाइसेस आता था वो आपको सीधा सीधी रेड सी के थ्रू आता था या लेवेंट के थ्रू ही आता था। तो फिर ऐसे में जाहिर सा बात है कि वहाँ पे तो मोनोपोली था इटालियन मर्चेंट्स का, वेनेशियन मर्चेंट्स, तो उन्हीं से ख़रीदना पड़ता था, और वो भी महंगे दाम पे, तो ह्यूज एक्सपेंस पे वो सब चीज़ों को मंगवा रहे थे। ये हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि एक सबसे अंडरस्टैंडेबल मोटिव अगर देखा जाए, काफ़ी मतलब कि ईजी टू अंडरस्टैंड मोटिव अगर बोला जाए तो इकोनॉमिक फैक्टर ही दिखता है, यानी कि द क्वेस्ट फॉर गोल्ड इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो राल्फ डेविस यहाँ पे बताते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेस के बारे में बताते हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स, वो बोलते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक स्ट्रेस था वो मेन फैक्टर था इस वॉयजेस के लिए। पैसा, वेल्थ गेन करना था, या तो अंदर की जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी उसको भी सेटल करना था, मेन यही था। ठीक है, उसके बाद फिर ये बता रहा है कि यूरोपियंस थे ना, उनका डिज़ायर क्या था, उनका डिज़ायर था कि गोल्ड और सिल्वर को जाके लोकेट किया जाए। ठीक है, उनका डिज़ायर ये भी था कि गोल्ड और सिल्वर को जाके फाइंड आउट किया जाए ताकि उनका जो भी बुलियन शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कॉलर्स फील दैट कि सच इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स आर डाउटफुल इन पोर्तुगाल एक्सपांसन। लेकिन ठीक है, इकोनॉमिक
फैक्टर्स तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये एक मेन मोटिव हो सकता है जिसकी वजह से ये ओवरसीज एक्सपेडिशंस हुए होंगे या वॉयजेस हुए होंगे, लेकिन पोर्तुगीज़ के केस में ऐसा नहीं दिख रहा है। ये बता रहा है, स्कॉलर्स फील करते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स थोड़ा सा डाउटफुल हमें नज़र आते हैं पोर्तुगाल एक्सपांसन में, क्योंकि पोर्तुगाल ठीक है एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमिकली वीकर भी है, ठीक है। पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है पोर्तुगाल का उसके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। या आप देखिएगा एक पुअर कंट्री है, ठीक है। उसके रिसोर्स भी मतलब रिसोर्स बेस कम है, यानी इकोनॉमिकली वीकर है। इन सब के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी की तरफ देख रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ पे फूड ग्रेन के ऊपर ना देख के वो शुगर और वाइन का कल्टीवेशन करवाना चाह रहा है और स्पाइसेस की तरफ वो तलाश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स थोड़ा डाउटफुल है इस केस में, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग आगे आएंगे तो इसमें देखेंगे टू एक्सप्लोर ओशियनिक रूट्स टू एशिया वॉज ऑल्सो द क्यूरियोसिटी ऑफ किंग मानुअल ऑफ पोर्तुगाल। Philip II of Spain was keen to study the history of living things of Indies, and there was also search for marvels as was being fantasized in the literature। देखिए इस तीनों लाइन का सीधा सीधी मतलब है कि ओशियनिक रूट जो एशिया तक जाते थे इसको एक्सप्लोर करना वाकई में पोर्तुगाल के किंग मैनुअल के लिए काफ़ी क्यूरियस एक्टिविटी के तौर पे था। वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि ऐसा कोई ओशियनिक रूट हो जो एशिया तक जाए, उसको खोजना चाहते थे। और उसी तरह स्पेन के जो फिलिप II थे वो इंडीज़ के जो लिविंग्स थे उनके हिस्ट्री को जानना चाहते थे, उसको पढ़ना चाहते थे। और वहाँ पे ना मतलब कि आपको मार्वल्स के लिए भी हमेशा तलाश रहती थी। मार्वल्स जो काफ़ी अनोखा तरह का चीज़ होता है, अमेजिंग थिंग या सरप्राइज़ कर देने वाला चीज़ होता है, उस मार्वल्स के लिए वहाँ पे हमेशा तलाश हो रही थी। क्योंकि ये मार्वल्स के बारे में ना लिटरेचर में काफ़ी इमेजिनेटिव वे में लिखा गया था, काफ़ी उसको मतलब फैंटिसाइज्ड किया गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा। तो एक तरह से लास्ट में हम लोग यही बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये जो मोटिव है वो काफ़ी आपको डाइवर्स दिख रहा है। डाइवर्स जैसे कि या तो पॉवर्टी को ख़त्म करना हो, ठीक है, क्योंकि पोर्तुगाल को दिखाया कि ठीक है पोर्तुगाल आप देख सकते हो कि ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमिकली वीकर है। भले ही वो शुगर स्पाइस जैसे लग्जरी में ध्यान दे रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ पॉवर्टी को रीड करना है, ख़त्म करना है। या दुख यानी माइजरी को ख़त्म करना है, या तो वो कॉलोनियल वेल्थ को प्राप्त करना है, ठीक है। कैसे? टेरिटोरीज़ को ऑक्यूपाई करके, नए नए टेरिटोरीज़ को ऑक्यूपाई करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मोटिव्स को समझे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेविगेशनल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज का क्या रोल है इस समय, यानी इसके बारे में, ठीक है। यानी कि इस वॉयजेस में नेविगेशनल नॉलेज का या टेक्निकल नॉलेज का क्या रोल है। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देयर वेयर टेक्निकल स्किल्स और थ्योरेटिकल नॉलेज दैट हेल्प्ड इन इन्हांसिंग द यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन ओवरसीज एक्सपांसन। देखिए वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स थे या थ्योरेटिकल नॉलेज थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप का जो इन्फ्लुएंस था, दबदबा जो था आपको जो ओवरसीज एक्सपांसन में वो बढ़ा, ठीक है। अब कुछ इनोवेशंस हम लोग को देखेंगे जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में। जैसे इस समय आप आगे देखेंगे पोर्तुगीज़ का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, उसमें हमें पता चलेगा। और एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशंस थे, साथ ही साथ इस समय फायर आर्म्स का भी यूज हो रहा है, ठीक है। फायर आर्म्स का यूज हो रहा है। फिर उसके बाद आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। शिप बिल्डिंग आ चुकी है, वो भी उसमें कैरवल का फॉर्मेशंस किया जा रहा है, यूज किया जाए। कार्टोग्राफी काफ़ी अच्छा इसका रोल है। तो इन सब में जो इनोवेशंस आया, इसने जो एक्सप्लोरेटरी एक्सपीडिशंस, रिकॉन्शियस मतलब एक्सप्लोरेशन, तो एक्सप्लोरेटरी जो एक्सपीडिशन, जो अभी ऐसा एक्सपीडिशन जो कि सिर्फ एक्सप्लोरेशन करता था, अब वो एक कॉलोनियल एंटरप्राइज में उसको कन्वर्ट कर देता है, ये इनोवेशंस, ठीक है। इसी के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको टॉलमी की जो ज्योग्राफी के वर्क थे या स्ट्रैबो के जो वर्क्स थे, ठीक है, उससे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज या ज्योग्राफिकल जो नॉलेज थे उन सभी को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। लैटिन में ट्रांसलेट करने से यही है कि अब बहुत सारे लोग इस ज्योग्राफिकल नॉलेज को प्राप्त कर पाएंगे या एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को वो प्राप्त कर पाएंगे। इसी में फिर ये बताया गया कि देखिए एरिस्टोटल जो थे टॉक्ड अबाउट ए वेस्टर्न वर्ल्ड रूट टू एशिया एंड स्ट्रैबो प्रोजेक्टेड इंडिया इन द एटलांटिक, ठीक है। तो अरस्तु जो है वो बात करते हैं कि एशिया तक जाने का एक वेस्टवार्ड रूट है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि वो एक वेस्टवार्ड रूट है, जबकि स्ट्रैबो तो बताते हैं कि वो इंडिया तो एटलांटिक में ही है, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टोफर थे यहाँ पे पायरे डी एले, ठीक है, इनका वर्क है एक इमेगो मंडी, ठीक है। एक ये जो वर्क है 15th सेंचुरी में इन्हें आइडेंटिफाई किया कि एशिया के लिए एक ईस्टवार्ड रूट है, ठीक है। मतलब ये सभी अलग अलग स्कॉलर्स है, अरस्तु हो, स्ट्रैबो हो, ये सब इंडिया तक जाने के लिए रूट का एक डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमें दिखा। फिर यहाँ पे इमेगो मंडी भी यही बता रहा है कि आपको एशिया के लिए ईस्टवार्ड रूट है। तो चलिए ईस्टवार्ड रूट तो तब भी सही है कि हाँ ईस्टवार्ड रूट है।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया लिस्बॉन यानी पुर्तगाल है। तो लिस्बॉन में जो आपको फ्लोरेंटाइन मर्चेंट्स, फ्लोरेंटाइन मतलब इटली से जुड़ा हुआ मतलब इलाका है फ्लोरेंटाइन, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्लोरेंटाइन मर्चेंट्स थे लिस्बॉन में, ये मार्को पोलो और निकोलो कॉन्टी दोनों के राइटिंग से काफ़ी ये फेमिलियर थे। और ये मार्को पोलो और जो निकोलो कैंटी थे, ये एशिया विजिट किए थे कभी, और उसके बाद उसके वेल्थ के बारे में काफ़ी उन्हें मतलब वर्णन किया था। तो ये फ्लोरेंटाइन मर्चेंट्स उनके राइटिंग से काफ़ी हद तक मतलब फेमिलियर थे। फिर हमने देखा कि पोर्तुगीज़ जो थे ना, जो अरब सोर्सेस थे, उसके माध्यम से वो काफ़ी अवेयर हो गए थे उन सी रूट्स के बारे में जो कि ईस्ट के तरफ जाते थे, ठीक है। ईस्ट के तरफ जाने वाले सी रूट्स के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत पता था अरब सोर्स से, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपको कवर किए पोर्तुगीज़ के बारे में, ठीक है। बिकेम अवेयर फ्रॉम द अरब सोर्सेज अबाउट द सी रूट्स टुवर्ड्स द ईस्ट। इसके आगे हम लोग बोले कि अब नेविगेशनल फील्ड में, या आप देखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के फील्ड में पोर्तुगीज़ का क्या रोल है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पोर्तुगीज़ कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, Portuguese contributed in the field of navigation and cartography as they prepared the nautical charts that depicted different regions of the Atlantic, Iberia and Africa. पोर्तुगीज़ ने नेविगेशन का फील्ड हो या कार्टोग्राफी का फील्ड हो, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक मतलब कंट्रीब्यूट किया। कार्टोग्राफी मतलब मैप मेकिंग का साइंस होता है। अब कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उन्होंने नॉटिकल चार्ट्स बनाया, नॉटिकल चार्ट्स उनने बनाया, जो कि अब उस नॉटिकल चार्ट में वो डिफरेंट रीजन को डिपिक्ट कर रहे थे, मतलब डिपिक्ट किया गया था। अब ये जो डिफरेंट रीजन्स थे, या तो वो अटलांटिक के अलग अलग रीजन्स को डिपिक्ट किया गया था, दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था, या तो आइबेरिया के अलग अलग मतलब कि रीजन्स को, ठीक है, या तो अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स को। तो मतलब एक तरह के नॉटिकल चार्ट से आप देख सकते हो कितने अलग अलग रीजन्स को हाईलाइट किया गया है, या तो अटलांटिक हो, आइबेरिया हो, अफ्रीका हो। फिर इसके अलावा एक खास बात यहाँ बताया गया है कि टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड, ठीक है, डैट दे यूज द एल्टीट्यूड डिस्टेंस मेथड इंस्टीड ऑफ द पोल स्टार। मतलब कि वो लॉन्गिट्यूड को पता करने के लिए एल्टीट्यूड डिस्टेंस मेथड का यूज करते थे, पोल स्टार नहीं यूज करते थे, ठीक है। लेकिन लैटिट्यूड को एस्टिमेट करने के लिए वहाँ पे फिर स्टार का यूज होगा, और ये जो स्टार का यूज हो रहा है वो 1462 में। लेकिन फिर 1480s में क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ ने साउदर्न हेमिस्फेयर के भी लैटिट्यूड को डिटरमाइन कर लिया, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में तो कोई पोल स्टार होता ही नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो ऑल्सो डिटरमाइन द लैटिट्यूड ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर वेयर पोल स्टार वाज नॉट विजिबल। तो किया कैसे उन्होंने, मतलब कि सन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग द सन, मतलब उन्होंने सन का यूज करके साउदर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड को पता कर लिया। फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जो मैग्नेटिक कंपास थे वो एक चाइनीज़ कंट्रीब्यूशन था, चाइनीज़ इन्वेंशन था। और जो एस्ट्रोलैब था उसको काफ़ी हद तक जो अरब नेविगेटर्स थे उनने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया था। द एस्ट्रोलैब हैड बीन परफेक्टेड बाय द अरब नेविगेटर्स। और एस्ट्रोलैब का प्रयोग सेलेस्टिकल नेविगेशन के लिए किया जाता था, ठीक है। इसके आगे और भी चीज़ हम लोग यहाँ लास्ट में देखेंगे। देखिए दरअसल यहाँ बता रहा है कि 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि मैग्नेटिक कंपास का यूज किया गया था जॉय डी लेस्बोन द्वारा, ताकि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। जॉय डी लिस्बन के द्वारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जा रहा था 16th सेंचुरी में। फिर एक कार्टोग्राफर के बारे में यहाँ बताया जो है मर्केटर ने एक एक्यूरेट पिक्चर को मतलब प्रोजेक्ट किया, ड्रॉ किया है कर्व्ड अर्थ का ऑन ए पीस ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर के पीस पे उन्होंने कर्व्ड अर्थ का एक पिक्चर बनाया है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा कि इस समय गन पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, हम बोले नहीं फायर आर्म्स का यूज हो रहा है, मतलब गन पाउडर का यूज हो रहा है। ये इनके मिलिट्री स्किल को और भी ज़्यादा ऐड कर देगा, और भी इसके मिलिट्री स्किल को इन्हांस करेगा। इस समय शिप्स जो यूज हो रहे थे वो कौन से थे, वो जो शिप यूज हो रहे थे वो कैरवल्स थे। और कैरवल्स जो होते थे वो लाइटर शिप होते थे, ड्यूरेबल होते थे काफ़ी, मतलब उनका जो वेसल्स होता था नीचे का बॉटम पार्ट, सी गोइंग वेसल्स, काफ़ी ड्यूरेबल था, स्लिम भी होते थे, और साथ ही साथ उनका हाई मोबिलिटी भी था, फास्ट भी होते थे, और इसमें नेवल गन्स भी कैरी किया जाता था, ठीक है। तो हमारे ये वाला भी टॉपिक हो गया। एक लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ देखेंगे। तो 4.4 में ये बताया जा रहा है कि रेनेसा और सी वॉयजेस का क्या मतलब रेनेसा के इंपॉर्टेंस को देखना है और इसको सी वॉयजेस के साथ जोड़ के देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा है, उसको देखेंगे। देखिए स्कॉलर्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि स्कॉलर्स हैव गिवन द इंपॉर्टेंस टू द स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड ह्यूमनिज्म इन इन्फ्लुएंसिंग डिस्कवरी। मतलब उन्होंने बोला है कि रेनेसा और ह्यूमनिज्म की वजह से ही आपको डिस्कवरी बढ़ा, या डिस्कवरीज आपको मतलब काफ़ी डिस्कवरीज को इन्फ्लुएंस करने में रेनेसा और ह्यूमनिज्म का एक अच्छा खासा रोल देखने को मिल रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसको दिखाने की कोशिश की गई, जैसे दरअसल क्या हो रहा है कि रेनेसा का जब वक्त था तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया था, और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था तो उसी तरह से आपको वर्क्स का ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया, और वर्क्स का ट्रांसलेशन लैटिन और वर्नाकुलर मतलब कि लोकल लैंग्वेजेस में हुआ, जो कि अब ऐसे वर्ड्स जो कि खासकर ज्योग्राफी के साथ डील कर रहे थे, इससे ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन निकल के आया, यानी कि ये वाइड स्प्रेड बेसिस पे फैला, स्प्रेड हुआ ये। तो यहाँ पे टू स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस के बारे में बताया गया है। अब ये टू स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस में एक है रेनेसा स्कूल के बारे में बताया गया है। तो जो भी प्रोपोनेंट्स थे जो मानते थे कि वाकई रेनेसा और ह्यूमनिज्म का डिस्कवरी को इन्हांस करने में एक रोल है, तो वो ये बोलते हैं कि वो रेनेसा स्कूल को, ठीक है, मतलब बताते हैं वो रेनेसा स्कूल को यूज करते हैं, मतलब बताया जा रहा है कि रेनेसा स्कूल डैट हु कोरिलेटेड, ठीक है, द डिस्कवरीज विद द स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ रिलायंस इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो वो मानते हैं, ठीक है, वो डिस्कवरी को जोड़ के देखते हैं कि मानते हैं कि इस समय डिस्कवरीज हो रही थी, और कहीं ना कहीं इसी समय आपको रेनेसा का भी स्पिरिट हो रहा था और उसके प्रिंसिपल्स का स्पिरिट हो रहा था। उसके प्रिंसिपल्स क्या है रेनेसा के प्रिंसिपल क्यूरियोसिटी है और सेल्फ रिलायंस है, प्रैक्टिकल बेसिस पे बात किया जाए तो उन दोनों को जोड़ के देख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि वाकई रेनेसा का यहाँ रोल हो सकता है डिस्कवरीज को इन्फ्लुएंस करने में, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स को हमने समझा, फिर बाकी यहाँ पे हमने देखा कि दिस स्कूल फेल्ट दैट द ओवरसीज डिस्कवरीज वेयर बेस्ड ऑन, यानी कि इनका सीधा सीधी यही मानना है कि रेनेसा स्कूल वालों का कि ये जो ओवरसीज डिस्कवरीज इस समय हो रहा था ना, ये क्यूरियोसिटी पे आधारित था, मतलब लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे नई नई चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है, या क्या डिफरेंट है, आउटसाइड वर्ल्ड क्या होता है, नए नए कल्चर्स को समझने के लिए, तो ये उनमें क्यूरियोसिटी था, इसी पे आधारित था ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, और एक्सपेरिमेंट पे भी आधारित था। और यहाँ पे एक और बात ये बताया गया कि इटली हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द एंट्री पॉइंट ऑफ रेनेसा, ठीक है, इटली को रेनेसा का एक एंट्री पॉइंट बताया जा रहा था, मतलब इटली था जहाँ की आपको रेनेसा इंटर किया, वहाँ पे रेनेसा आया सबसे पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस प्रकार से ये सजेस्ट भी किया जाता है कि इसका मतलब वॉयजर्स जो मतलब जो एडवेंचरर्स हो गए जिन्होंने बाकी डिस्कवरी किया, ट्रैवल किया, वो तो मेनली वहीं से होंगे, ठीक है, ऐसा ये बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कंट्री था ना रेनेसा में बहुत ही कम या रेयरली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और एक और पर्सपेक्टिव ये बताया जा रहा है कि ये जो ओवरसीज एक्सपेंशन हुए वो मिडाइवल प्रिपरेशन से आए हैं। मिडाइवल प्रिपरेशंस मतलब ये मानते हैं कि ओवरसीज एक्सपांसन के पहले के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव यहाँ पे था वो इकोनॉमिक था, और इकोनॉमिक में भी खासकर एशियाटिक जो स्पाइसेस थे उसकी तलाश करना था, और एशियाटिक स्पाइसेस और अदर लग्जरी गुड्स। यहाँ पे ये बताया गया एशियाटिक स्पाइसेस के पास क्या गुण थे, वो प्रिजर्वेटिव क्वालिटी था, मतलब वो चीज़ों को प्रिजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे, वहाँ पे हमने देखा कि कैसे ओवरसीज जो डिस्कवरीज हो रहे थे वो क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट पे आधारित थे, जबकि यहाँ का ओवरसीज एक्सपांसन के लिए जो मोटिव था वो जनरली इकोनॉमिक था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, बाय। अब अलविदा दोस्तों।